और जन टीवी विशेष में आप देखिए राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे के साथ जन टीवी की खास बातचीत 3 बजे। राजस्थान में जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, वैसे ही चुनावी पारा भी चल रहा है। सियासी रंगत अपने परवान पर है। हम बात करेंगे अविनाश पांडे साहब, जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, केंद्रीय नेता हैं। पांडे साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि राजस्थान में आप लंबे समय से बड़ी बारीकी के साथ में देख रहे हैं और आपकी टीम काम कर रही है। 25 में से कितनी सीट मान के चले? देखिए, हम एक मिशन 25 लेकर निकले हुए हैं और राजस्थान में पिछले दिनों विधानसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार से राजस्थान की जनता ने एक बहुमत सरकार का आदेश कांग्रेस के पक्ष में दिया है, हमें पूरा विश्वास है कि इस लोकसभा चुनाव में भी राजस्थान में कांग्रेस अपने नीतियों के आधार पर, एक विश्वसनीयता के आधार पर, जो विश्वास राजस्थान की जनता ने पिछले दिनों विधानसभा में बतलाया और जो उत्साह कार्यकर्ताओं में है, जो आत्मविश्वास है, उसको अगर मैं देखूं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि 25 में 25 लोकसभा सीटों में बहुत अच्छी फाइट बीजेपी को देंगे। जी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं कि वो एक आधार मान के चल रहे हैं, उसमें 13 बीजेपी 12 कांग्रेस, जो बढ़त है अगर उसकी देखें तो। देखिए, एक चीज का मैं आपको निश्चित रूप से बताऊं कि पूरे देश में और विशेष रूप से अगर मैं देखूं तो राजस्थान में एक परिवर्तन की लहर है। लोग जिस प्रकार के मुद्दों को छोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में किए गए मुद्दों का कहीं पर भी जिक्र नहीं कर रहे हैं और लोग सुनना चाहते हैं उनसे कि जो उन्हें अच्छे दिनों का वादा किया था, उन वादों का क्या हुआ। लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष युवाओं को नौकरी देने का वादा जो किया था, उस पर तो आप कुछ कहिए। वो सुनना चाहते हैं लोगों से कि नोटबंदी के दौरान आपने आतंकवाद और काला धन को वापस लाने की देशवासियों से कसम खाई थी, उसका क्या हुआ। क्या उसमें हमारे आतंकवाद में कुछ सुधार आया? अगर कुछ सुधार होता तो पुलवामा जैसी घटना भी नहीं होती। लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने प्रदेश की जनता, देश के किसानों के साथ में आपने वादा किया था कि उनके जो लागत है उससे दुगनी कीमत, मुनाफा वो किसान को उपलब्ध कराएंगे। तो ये गवर्नमेंट का फेलियर पॉइंट्स बता रहे हैं। फेलियर पॉइंट नहीं, यही वादों को दिखाकर, यही सपने दिखाकर माननीय मोदी जी ने लोगों का विश्वास 2014 में हासिल किया था। क्योंकि मेरा सवाल सर यहाँ पे ये है, आप जो बातें कर रहे हैं उसी लिहाज से 2014 और 13 में जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, मोदी जी ने आपके स्कैम्स जो कार्यकाल के दौरान हुए उनको जमकर बुनाया और उसके आधार पे उन्हें लगा कि अभी एक विश्वास पैदा करके सरकार लेके आएंगे। लेकिन आप लोग अभी भी मोदी जी के खिलाफ अगर कोई आपके पास में कैंपेन इश्यूज हैं, उस तरह से नहीं बुना पा रहे हैं, वजह क्या है? ये मीडिया का गलत प्रचार है। लोगों की धारणा बहुत स्पष्ट है। मीडिया भी कई जगह पर माननीय मोदी जी की इन चर्चाओं को, जिस मुद्दों को, जैसे अभी मैंने बात की, आपने तुरंत उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की। अगर 2014 और 2013 के स्कैमों की जिनकी बात कर रहे हैं, आज 2019 है, पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार केंद्र में स्थापित थी। राजस्थान में पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी। इन 5 वर्षों में उन स्कैमों का, उन स्कैंडल्स के ऊपर में मोदी जी ने कितने लोगों को जेल के पीछे भेजा, कितने स्कैमों और उसमें सच साबित हुआ, कितने स्कैमों और स्कैंडल, ये भी दुष्प्रचार उस समय भी किया गया था। मीडिया का पूरा दुरुपयोग किया गया, प्रशासन और एक परसेप्शन ये बनाया गया कि बड़ी स्कैंडल वाली सरकार है और उस आधार पर लोगों का विश्वास इन सपने दिखा के अन्य चीजों पर किया गया। मैं उसी मुद्दों की बात कर रहा हूं कि उन मुद्दों को आप दोहराइए तो, क्योंकि चुनाव जो है ये देश के भविष्य का चुनाव है। जिस प्रकार से धोखा 2014 में देश की जनता के साथ, युवाओं के साथ, किसानों के साथ हुआ है, उसको फिर से दोहराए जाने की कोशिश चल रही है। तो मुद्दों पर तो हम बात करें। मुद्दों पर तो हम ये बोल ही सकते हैं कि भाई मैंने 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया, लेकिन मैं 2 करोड़ तो नहीं दे पाया, लेकिन जो नौकरियां थी उसमें से भी मैंने 4 करोड़ नौकरियां देश की नोटबंदी के और जीएसटी के कारण खत्म हो गई। कहीं तो जवाब दें। किसानों को मैं दुगनी कीमत तो नहीं दे पाया, लेकिन आत्महत्या की घटनाएं और भी 72% बढ़ गई। हम जीएसटी, जो ओरिजिनल प्लान था जीएसटी का, एक सिंगल टैक्स पूरे कंट्री में, एक स्लैब, उसमें उसको गलत तरीके से इंप्लीमेंट करके जो छोटे दुकानदार थे, नोटबंदी और उसके बाद में जीएसटी के माध्यम से उनकी दुकानदारी भी बंद हो गई। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि कृपा करके और आप सब लोगों की मदद से जनता के सामने वास्तविकता भी हम रखें
कि भाई उस समय अगर स्कैंडल्स की बात थी तो कितने स्कैंडल्स आप साबित कर पाए, तो क्या वो सच स्कैंडल थे या वो बनावटी स्कैंडल साबित हुए। आज मॉनिटरिंग अगर करने जाएं तो आज राफेल के बारे में पूरे देश के अंदर में स्पष्ट रूप से, यही नहीं फ्रांस के राष्ट्रपति भी इस चीज को दोहरा रहे हैं कि इसमें स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें भाई भतीजावाद हुआ है, फेवर दिया गया है, और इसमें एक डिफेंस मिनिस्ट्री के अलावा एक पैरेलल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी ऑर्डर देने की टेंडर प्रक्रिया सबका उल्लंघन किया गया है। इसके ऊपर में एक भी शब्द जो बोल रहे हैं, जो जनता भी जानती है, हर व्यक्ति जानता है, सुप्रीम कोर्ट में भी बात चल रही है इस विषय को लेके, उसके ऊपर में क्यों नहीं हम चर्चा करें, क्यों नहीं हम डिबेट करें। बने से बात हम जो बात आप कह रहे हैं कि उस प्रकार से अगर हम नहीं करेंगे, लोगों को इसकी जानकारी नहीं होगी। और यही कारण है कि राजस्थान में पिछले दिनों घूमकर लोगों में जो जन जागृति पैदा करके और एक विश्वसनीयता माननीय अशोक गहलोत जी के और सचिन पायलट जी के नेतृत्व में जो सरकार यहां बनी है, उन सरकार ने जो 100 दिनों में जो घोषणाएं की, जन कल्याण की घोषणाएं की, किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की, युवकों के लिए घोषणा की, तो उन सब लोगों को लेकर भी लोग तोलें इस चीजों को कि क्या हमारे भविष्य के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए क्या सही है, और उस पर फिर निर्णय लें। सर, अभी आपने एक बात कही कि हमारे वक्त को, यूपीए 2 और 1 के वक्त को इस तरह से कर दिया कि स्कैम्स के अलावा कुछ नहीं हुआ, कितने लोगों को गिरफ्तार किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। राफेल को कांग्रेस काफी भुना रही है, अगर सरकार बनती है तो इसकी जांच करा के कोई भी दोषी होंगे तो गिरफ्तार करेंगे आप? निश्चित रूप से, जाहिर रूप से माननीय राहुल गांधी जी भी और हमारे सभी नेतागण इस चीज को स्पष्ट कर चुके हैं कि निश्चित रूप से जांच होगी, और इसमें दोषी पाने पर कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो, उसे इसका कानूनी रूप से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मोदी साहब के टाइम पे पठानकोट, उरी और पुलवामा अटैक हुआ। पुलवामा अटैक तो ताजा उदाहरण, जिसमें 44 सोल्जर्स पे हमारे मारे गए थे, लेकिन बावजूद इसके भी आप लोग काउंटर काफी कर रहे हैं, चीजों को रख भी रहे हैं, लेकिन राष्ट्रवाद का मुद्दा फिर भी हावी है। देखिए, जिस देश में अगर राष्ट्रवाद सबसे पहले पैदा होता है भूख के मिटाने के साथ, राष्ट्रवाद के प्रति लोगों की अस्मिता बढ़ती है घर के अंदर शांति से, आपसी भाईचारे से। राष्ट्रवाद की भावना मजबूत होती है अगर देश के इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था अगर सही हो। राष्ट्रवाद की भावना मजबूत होती है अगर पूरे देश में एक एका हो, अपने संविधान और हमारे लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बनी रहे। आज हर एक चीज जो राष्ट्रवाद के प्रति हमें प्रोत्साहित करती है, राष्ट्रवाद को मजबूती देती है, ऐसे हर बिंदुओं पर आप तुलना कर देखेंगे क्या उस दिशा में, राष्ट्रवाद को मजबूत करने की दिशा में मोदी जी काम कर रहे हैं, अमित शाह जी काम कर रहे हैं, या राष्ट्रवाद के नाम पर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने की बात कर रहे हैं? जवाब अपने आप मिल जाएगा। जी, आपके दो बड़े इश्यू हैं सर इस वक्त। न्याय, अब होगा न्याय, एक तो ये, और दूसरा चौकीदार चोर है। आप दोनों में से किसको बेहतर मानते हैं? देखिए, चौकीदार चोर है, ये तो एक लोगों में जन जागृति और लोगों के सामने जो सच्चाई को छुपाने की कोशिश की जा रही है, उसमें लोगों के तक ये बात पहुंचाने की आवश्यकता है। और ये विषय पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि उसके ऊपर में इंक्वायरी होगी, सुप्रीम कोर्ट में मसला है, और देश के गणमान्य बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर ने उससे संबंधित दस्तावेज भी लोगों के सामने रख दिए हैं। तो बहस उस पर होनी चाहिए कोर्ट में, और कोर्ट के आदेश की सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। न्याय, ये निश्चित रूप से जो पिछले 5 सालों में माननीय मोदी जी द्वारा देश की जनता को ठगा गया और उनके साथ में अन्याय हुआ, लोगों के जेब से पैसे निकाल लिए गए नोटबंदी के नाम पर, जो किसानों को वादे किए गए वो वादे पूरे नहीं किए गए। तो इस प्रकार से इस न्याय योजना के अंतर्गत जहां पर अति गरीब, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीब हमारे 5 करोड़ परिवार हैं, करीबन 25 करोड़ लोग हैं, उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए, और अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे हर सरकार की होती है, उनको मजबूती और सशक्तिकरण करने के लिए और समाज के अंदर में आर्थिक दृष्टि से भी ज्यादा से ज्यादा आर्थिक चलन लाने के लिए ये योजना न्याय के रूप में रखी गई है। ये न्याय उन गरीबों के साथ में करने की बात की गई है कि जो पिछले झूठे आश्वासन, उनके अकाउंट तो खोल दिए गए, अकाउंट में पैसे आज तक 15 लाख रुपए जमा नहीं हुए। तो राहुल जी का कहना यह है कि जो पिछले दिनों देश की जनता के साथ छलावा हुआ, उनको न्याय दिलाना है।
जो गरीबी रेखा के नीचे थे उनके तरफ पूरा दुर्लक्ष्य किया गया, उनको न्याय दिलाना है। हमारी जो महिलाएं हैं जो इस गरीबी वर्ग में, ये पैसा भी उनके ही खाते में जाएगा, तो महिला सशक्तिकरण करते हुए हमारे महिला वर्ग को न्याय दिलाना है। हमारे किसानों के लिए अलग बजट पेश कर कर उनको न्याय दिलाना है। हमारे जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए हमारी जो रोजगार नीतियों में रिलैक्सेशन करते हुए 3 वर्ष तक किसी प्रकार के उनके ऊपर बंदिश या रजिस्ट्रेशन की कोई शर्त नहीं रखना, ताकि उनको स्वयं रोजगार का मौका मिले, उस प्रकार से रोजगार बढ़ाना और युवकों को न्याय दिलाना है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र में समाज के अलग अलग तबकों को न्याय दिलाने की दृष्टि से बहुत ही स्पष्ट रूप से, बिना कोई जुमलेबाजी के, बिना किसी झूठे वादे के, और इस बोल के कि मैं जो कहूंगा वो मैं करूंगा, और वो पिछले चुनाव में माननीय राहुल जी ने कर भी दिखलाया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, वहां पर समय सीमा ने जो 10 दिन का दिया था, उससे पहले ही 1 और 2 दिन के अंदर ही कर्ज माफी की घोषणा कर दी गई, और उसे सही रूप में जमीनी स्तर पर अमल कराने की भी हमने पूरी कोशिश की। मोदी साहब अपनी हर सभा में ये कहते हैं कि हमारी ओर से प्रधानमंत्री के रूप में मैं हूं जो अगली पारी खेलने की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन सामने वालों से पूछे तो सही कि प्रधानमंत्री कौन होगा। अब अगर मोदी जी को इसी बारे में लोगों से घूम रहा है, ये लोकतंत्र है क्या? पिछले चुनाव में आप बता सकते हैं कि हमारे कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन होगा, या महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो क्या उनने बतलाया था कि मुख्यमंत्री कौन होगा? या उससे पहले मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, क्या उनने बतलाया था कि मुख्यमंत्री कौन होगा? ये लोकतंत्र है, जो चुनकर आए हुए प्रतिनिधि होते हैं। इसी लोकतंत्र की यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मनमोहन सिंह जी, क्या आपको लगा 2004 में पहले से कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होंगे? 10 साल बहुत ही सफलतापूर्वक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी जो सफलतापूर्वक उन्होंने नेतृत्व किया। देश में एक नई आर्थिक क्रांति उन्होंने लाई। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न पहले वो पूछें कि वहां पर ऑटोक्रेसी, वो सिर्फ मोदी जी और अमित शाह, पूरे भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ 2 ही हैं। उनके सामने पूरे देश का जितना विपक्ष है पूरा एकजुट होकर, क्योंकि खतरा आज लोकतंत्र को है, खतरा आज संविधान को है। तो सबसे पहले हर एक की प्राथमिकता है हमारे लोकतंत्र को बचाना, प्राथमिकता हमारी है हमारे संविधान को बचाना। और इसके जवाब में माननीय मोदी जी अगर सिर्फ कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनना एक उनका तो उद्देश्य है, तो 2014 में वो भी पूरा हो गया। देश की जनता ने उनको मौका देकर भी देख लिया। तो अब इस प्रकार से लोगों में भ्रांति फैलाना कि राष्ट्रभक्ति के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, स्कैंडल्स के नाम पर, या विपक्ष की मजाक उड़ाकर, तो मैं समझता हूं ये सभी चीजें एक ही दिशा की तरफ रहता है। लोकतंत्र को कमजोर, और लोकतंत्र के प्रति जो उनका विश्वास वैसे ही कम है, संविधान के प्रति वैसे भी उनकी मान्यता नहीं है। तो संवैधानिक संस्थाएं हो या संविधान हो, या जिस संविधान के आधार पर आज वो प्रधानमंत्री हैं, वो चाहते हैं कि आने वाले समय में इस संविधान को ही पूर्ण रूप से एक नकली संविधान बना दिया जाए। सर, आपका बड़ा अविनाश पांडे के साथ राजनीतिक एक्सपीरियंस है, काफी चुनाव आपने देखे हैं, हमने सुने हैं, कुछ देखे भी हैं, लेकिन इस बार या कहें पिछले कुछ टाइम से ब्लो बेल्ट जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है चारों तरफ से, किसी भी पार्टी के किसी भी मन से सुन लीजिए, पहले कभी देखा सर आपने? यही तो देश का दुर्भाग्य है कि देश का जो प्रथम नेता है माननीय प्रधानमंत्री जी, आज जिस प्रकार से राजनीतिक स्तरों को छोड़कर वो बयानबाजी करते हैं, आप समझ सकते हैं कि पूरे देश की जनता के मानसिकता पर और देश की राजनीति पर इसका विपरीत परिणामी होना जरूरी है। और ये बात से मैं सहमत हूं कि राजनीति या लोकतंत्र सबसे ज्यादा होता है विचारधारा की। ये चुनाव विचारधाराओं के आधार पर होते हैं। राजनीतिक पक्ष अपने अपने विचारों को लेकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। आज की तारीख में दुर्भाग्य ये है कि उसमें मैं सोशल मीडिया और बाकी मीडिया को भी बराबरी से जिम्मेदार इस चीज को ठहराऊंगा कि आज की तारीख में चर्चाएं जो होती हैं कहीं इशू के ऊपर में, आज कितनी जगह पे हैं जहां पर कि देश की आर्थिक स्थिति को लेके या सामाजिक स्थिति को लेके या हमारे महिला सशक्तिकरण को लेके या युवकों के बेरोजगार को लेकर या हमारा अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से गिरी हुई है, आज चुनाव रहते हुए भी कितने चैनलों पे और कितने पत्र पत्रिकाओं में
इस विषय पर चर्चा हो रही है? आप खुद इसका जवाब दे दें। क्या सिर्फ गाली होती है सर, होती है सर। गाली गलौज करना ही सिर्फ एक स्तर को गिराना नहीं है, लेकिन गंभीरता के साथ में लोगों तक सच पहुंचाने का भी जो अहम जिम्मेदारी और सही क्या है और गलत क्या है, अगर निचले स्तर पर चर्चा हो रही है तो ऐसे व्यक्तियों को भी मीडिया के माध्यम से, सिर्फ आज कोर्ट या इलेक्शन कमीशन 72 घंटे, 42 घंटे, 44 घंटे की सजा सुना दे रहा है, क्या वो पर्याप्त है? मैं समझता हूं कि ये डिसिप्लिन समाज की ओर से भी आना होगा और सामाजिक रूप से आज देश में ये बहुत गंभीर विषय है कि जिस स्तर पर हम चर्चा कर रहे हैं और उस चर्चा का मुद्दों से या देश के भविष्य से या हमारी प्रगति से या लोकतंत्र के मूल्यों से कहीं भी मेल नहीं खाता। सर, एक मेरा आखिरी सवाल है। राजस्थान भाजपा के कई नेता इस बात के आरोप लगाते हैं, जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है तो कहा यह जाता है कि कांग्रेस में अभी भी 2 पावर सेंटर काम कर रहे हैं। अब विपक्ष के पास में या भारतीय जनता के पार्टी के पास में अब कुछ भी कहने के लिए नहीं है जब, और ये कोशिश वो पिछले 2 सालों से करते आ रहे हैं। राज्य के अंदर बखूबी एक टीम स्पिरिट को लेते हुए माननीय गहलोत जी उसका नेतृत्व करते हुए, सचिन पायलट जी प्रदेश का कांग्रेस संगठन का नेतृत्व करते हुए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से एक पूरा मंत्रिमंडल और पूरा विधान हमारा मंडल एकजुटता से काम कर रहा है और लोगों की समस्याओं के प्रति जागरूकता के साथ में जिम्मेदारी के प्रति अपना जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है। ऐसे में इस प्रकार की चर्चा अपने आप में ही हास्यास्पद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल निष्फिक्र रहें, निश्चिंत रहें इस बात से कि उनके इस प्रकार के कोई भी प्रयासों को ना ही पहले सफलता मिली है और ना ही आगे मिलेगी। शुक्रिया पांडे साहब, आपने जन टीवी को वक्त दिया। तो अविनाश पांडे साहब जो चर्चा कर रहे थे हमारे साथ में, मिशन 25 से लेकर के अंडर करंट की भी बात कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि ये बात स्वीकार भी करते हैं कि मंचों से जिस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए उसका अभाव है और इसकी जिम्मेदारी सभी को उठानी चाहिए। तो चलिए, चुनावी इस सफर के बीच अविनाश पांडे साहब ने हमें जो वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कैमरा पर्सन गिरिधर चौधरी के साथ योगेंद्र शर्मा,